हाँ, हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। इस मामले में क्या हुआ इसका पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग तरीके से उभर के आती है। द पॉइंट आई मेकिंग इज ऑल्दो साइंटिफिक ओपिनियन ऑन दिस firm opinion may have to wait for more scrutiny and more understanding, but even if this has happened, it should not be a cause for concern for that individual. But certainly I appeal to all our fellow health workers to kindly make sure that we give the same vaccine of which the first dose has been given the second time, and that is the way right now we should follow as a protocol. 116 प्लीज। सर, नितेंदु, डीडी न्यूज से। मेरा सवाल लव अग्रवाल जी से है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा गया था कि वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है कुछ राज्यों में, जिसमें झारखंड 37%, छत्तीसगढ़ 30% था। लेकिन राज्यों का यह कहना है कि जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमारे इतने वेस्टेज नहीं हुए जितना कि आप बता रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, जो वैक्सीन वेस्टेज का जो डेटा है जो कि पब्लिक डोमेन में हम अब डिस्कस भी करते हैं, वह डेटा आपको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होता है, जो कोविन पोर्टल है जिससे कि पूरी ओवरऑल देश की वैक्सीन ट्रैक की जाती है, उसमें एक स्पेसिफिक रिपोर्ट है जो 1 मई ऑनवर्ड्स हम उसमें वैक्सीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट उसके तहत कैलकुलेट करते हैं। इसमें होता यह है कि जितने भी वैक्सीनेटर हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं, वह सेशन कंप्लीट होने के बाद यह भरते हैं कि उनको कितनी वैक्सीन दी गई, उन्होंने कितनी लगाई और कितनी वो रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद वह डेटा एक डैशबोर्ड के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अवेलेबल होता है और वही डेटा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी कोविन प्लेटफॉर्म में डिजिटली अवेलेबल होता है। हमारा शुरू से एफर्ट रहा है कि जो भी कार्य हो वो एक ट्रांसपेरेंट पद्धति से कंबाइंड वे में हम मिलकर काम करें ताकि हम वैक्सीन वेस्टेज को रोक सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक वैक्सीन की वेस्टेज भी टू दैट एक्सटेंट एक आदमी को सुरक्षा कवच से वंचित रखना है। तो जो रिपोर्ट्स आती हैं वह रिपोर्ट्स हम जो रिव्यू मीटिंग्स करते हैं स्टेट के सामने, वहां पर भी प्रेजेंटेशन के रूप में उनके सामने रखी जाती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो डेटा प्रोड्यूस किया गया है वह डेटा एक फीडबैक के रूप में स्टेट लें और उसके बेसिस पर कैसे हम एफर्ट्स करें, क्या करेक्टिव एक्शन करें कि हमारी वैक्सीन वेस्टेज मिनिमाइज हो सके। यह डेटा स्टेट के द्वारा ही एंटर्ड है और स्टेट ही उसको देख सकती है। 39। मेरे सवाल पॉल साहब से और लव अग्रवाल साहब दोनों से है कि इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं सर, जिसमें दोनों वैक्सीन के डोज लेने के बावजूद लोगों ने जब अपने एंटीबॉडी टेस्ट करवाए तो उसमें 0 एंटीबॉडीज आई हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या ऐसे मामलों में, या आप कोई अपने दिशा निर्देशों में बदलाव करेंगे कि व्यक्ति दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं या न करवाएं, और अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या उन्हें दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए या जिस कंपनी का वैक्सीन लिया है उसे ही रिपीट करना चाहिए? अगर थोड़ा स्पष्टता आप दे पाएं इस पर। तो शॉर्ट आंसर है कि आपको कोई एंटीबॉडी टेस्ट दोनों डोज लेने के बाद नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर कि एंटीबॉडी टेस्ट एक मेजर है इम्यूनिटी का, लेकिन इट इज नॉट द ओनली मेजर। इनफैक्ट perhaps in the medium term to long term, it is the cell mediated immune response which is more critical and important. सेल मीडिएटेड से मतलब ये होता है कि बॉडी के सेल्स इस एंटीजन को पहचानते हैं और जब दोबारा वो आएगा तो वो पूरा ही सिस्टम को ऊपर करके रिस्पॉन्स करते हैं। वो उसको टेस्ट करना एंटीबॉडी टेस्ट की तरह आसान नहीं होता, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होता है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है, लैब में होता है वगैरह। तो शॉर्ट आंसर है कि एंटीबॉडी प्रेजेंस इज ओनली वन मेजर। ऑल्सो एंटीबॉडीज डिक्लाइन बाय टाइम, also antibodies come up not only in specific to the vaccine, but also there are individual predilections, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, previous exposure कैसा है।
वो सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए जब वैक्सीन हम लार्ज स्केल पे पब्लिक हेल्थ की तरह देते हैं तो हमें ये लेके चलना है कि ओवरऑल एक सिचुएशन हो रही है जिसमें हम सब अपना प्रतिरक्षण बढ़ा रहे हैं। किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। ओवरऑल एक सिचुएशन करी जा रही है जिससे कि हम सब एज अ कम्युनिटी विल बी प्रोटेक्टेड एंड ऑल्सो इंडिविजुअली वी आर प्रोटेक्टेड, बट इंडिविजुअली वी आर नॉट प्रोटेक्टेड 100%. So other measures have to be taken. So the short answer to you is, in a vaccination campaign, particularly in relation to this particular disease, we want to immunize everybody. Take 2 doses. If there is a need for booster, this will be told. There are studies that are going on कि booster dose मान लीजिए कोवैक्सीन की है, कब मिलना चाहिए। उनका ये ट्रायल चल भी रहा है कि वो 6 महीने बाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से एक बहुत अच्छी स्टडी अभी पब्लिश हुई है कल परसों, जो दिखाती है कि एंटीबॉडी स्टे कितनी देर करती हैं। तो ये सारा नॉलेज एक्यूमुलेट हो रहा है। आपने अभी कहीं भी नहीं सुना होगा कि पर्टिकुलर वैक्सीन की जो बूस्टर डोज भी दी जाए फ्यूचर में। कहने का तात्पर्य यह है कि फॉलो द सिंपल गाइडलाइन, टेक योर 2 वैक्सीन, कंटिन्यू विद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, you are safe from serious disease, you are safe from any serious consequence, but be careful because protection is not totally 100% for even the minimal disease. Second, the need for booster and the timing of booster in relation to different vaccines will be known, and once it is known, those provisions and those protocols and those guidelines will be made available. Thank you. 37. Good afternoon, sir. I'm Sahil from ANI. Sir, how many vaccine doses are given to Delhi in total? And second question is for Dr. Paul. Sir, how much is it correct that Pfizer wants indemnity against the cost of compensation while in the discussion which was going on? Part again. Sir, how much is this correct that Pfizer wants indemnity against cost of compensation? Is that true, sir? जैसे कि आपने वैक्सीन अवेलेबिलिटी और वैक्सीन सप्लाई दिल्ली के बारे में पूछा है, जो अवेलेबल डेटा है हम लोगों के पास, तो हम बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम स्टेट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसके अंडर दिल्ली में 45,46,070 के करीब डोजेज दी गई हैं और 45.46 लाख डोजेज दी गई हैं। और जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अंतर्गत डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है वह 8.17 लाख के करीब है और प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो प्रोक्योरमेंट किया है वह 9.04 लाख के करीब है। अब तक जो टोटल डोजेज एडमिनिस्टर्ड हुई हैं दिल्ली में टोटल मिलाकर देखें तो वह करीब 52,25,000 के करीब हैं। और जो अवेलेबल डेटा हमारे कोविन पोर्टल पर, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी अभी आपको बताया है, उसके अंडर 3.8% ओवरऑल वेस्टेज भी नोट की गई है। तो मुख्य विषय ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो हमने टोटल डोजेज दी हैं उसका करीब 13% जो है वो प्रोक्योरमेंट स्टेट लेवल पर हुआ है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में दिया गया है। फाइजर वैक्सीन की जो बातचीत चल रही है उसमें आपने सवाल पूछा है कि क्या वो इंडेमिनिटी मांग रहे हैं लायबिलिटी के लिए। उसका पहला जवाब यह है कि यस, वी आर एंगेज विद फाइजर बिकॉज दे हैव इंडिकेटेड अवेलेबिलिटी ऑफ certain amount of certain volume of vaccine in coming months, so possibly starting in July, and we are looking at what their expectations from the government are, and they are looking at what our expectations from them are. That's the process in which this will move, because they have to come into India, they have to apply for licensure, so that's one path, and there are imperatives of cold chain and supply, etc., so that's being looked at. Similarly, yes, they have requested indemnity to all the nations, including the country of origin of US or for practically every country, और वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि लायबिलिटी को इंडेमिफाई किया जाए। उसकी कुछ अपने तरीके से वो लीगल लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करते हैं। वी आर एग्जामिनिंग दिस रिक्वेस्ट एंड वी विल टेक डिसीजन in the larger interest of people and on merits. So this is under discussion, but there is no decision as of now. Thank you.
Number 16. Sir, in the last few weeks, we have seen bodies floating in rivers, and NYT has now done a story estimating what could be the actual infection burden and the number of deaths in the country. I would like to know what is the government estimate of missed deaths, because obviously bodies which are floating in rivers have not been registered for death certificates before being flown. तो मैम सबसे पहले मैं आपको जिस रिपोर्ट के बारे में आप रेफर कर रहे हैं, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह रिपोर्ट टोटली बेसलेस है, एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्ट किसी एविडेंस से ना तो सपोर्टेड है ना बैक्ड है कि इन टर्म्स ऑफ कि क्या बेसिस पर कैलकुलेशन की गई है। आप सबकी नॉलेज में है, हमारे देश में एक एग्जिस्टिंग रोबस्ट सिस्टम है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स का, जिसके अंडर जो लोकल रजिस्ट्रार्स होते हैं वह जो स्टेट और यूटीज अपॉइंट करती हैं वो डेथ्स को रजिस्टर भी करते हैं। कोविड रिलेटेड डेथ्स के बारे में इसी मंच में हर बार आप सबसे रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो हमने यह बताया कि जो भी डेथ हैं अगर वो कोविड से रिलेटेड हो तो उनको कोविड डेथ माना जाए, चाहे कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी भी क्यों ना हो, और उसके संबंधित डिटेल्ड गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और आईसीएमआर ने स्टेट्स को इशू किए हैं, जो कि स्टेट लेवल पर फॉलो भी की जा रही हैं। रिगार्डिंग द इशू की कोविड रिलेटेड डेथ कोई कंसील हो रही हैं, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हमारा एफर्ट्स रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कोविड पॉजिटिव केसेस हों, जितने टेस्ट किए जा रहे हैं और जितनी डेथ है उनको रिपोर्ट करें। यह जरूरी है ताकि हम ओवरऑल इन्फेक्शन की ट्रेजेक्ट्री को समझ सकें, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, उनके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें। Thank you. ये सवाल आया है, थोड़ा सा इसको जिस तरह से ये रिपोर्ट बनाई गई है, आई लाइक यू टू अप्रिशिएट दैट इट इज द एस्टिमेट्स हैव बीन डन एड हॉक एंड विदाउट एनी बेसिस। इसके दो हिस्से, पहला हिस्सा ये है कि रिपोर्टेड केसेस किसी देश में जो ट्रू इन्फेक्शंस हुई हैं उसका कितना अनुपात है, कितना पार्ट है, क्योंकि सार्स कोवी-2 वायरस इन्फेक्ट करता है एक बड़े समूह को, सिम्टम्स आते हैं थोड़े समूह को। दिस इज वेल नोन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और सिम्टम्स सिवियर हैं उससे भी कम में, और डेथ हो रही है उससे भी बहुत बहुत कम में। सो देयर इज अ यूनिवर्स वेयर द इन्फेक्शन इज नॉट नोन, and if it is to be ascertained, then every day the entire population or every week entire population should be tested, which cannot and does not happen. So the first point to remember is that reported cases are part of a larger universe of total infections in any country. मैं अगर न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल लेता हूं, पिछले साल में लगभग मई के आसपास तक उनके रिपोर्टेड केसेस थे 2 लाख, और वहां जब सीरो सर्वे हुआ तो निकला कि 17 लाख को इन्फेक्शन हो चुकी थी। राइट, 8 टाइम्स 17 लाख वर्सेस 2 लाख। हमारा सीरो सर्वे जो इसी मंच से शेयर किया गया था, जब दिसंबर जनवरी में हुआ, तो हमने पाया कि अगर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं इसी तरह से, क्योंकि हमें सीरोलॉजी से पता लगा कि इन्फेक्टेड लोग कितने हैं, और एक्चुअल रिपोर्टिंग जो हमारी सिस्टमैटिक चल रही है इतनी रोबस्ट, उससे पता लगा कि कितनों को हमने एक्चुअली कंफर्म किया है। तो वो रेशियो जो थी वो लगभग 26 थी, और पिछले वाले सीरो सर्वे में 14 थी, उससे पिछले वाले। अगेन बाय ए सर्टेन फैक्टर एक्चुअल इन्फेक्शंस हो रही है, दिस इज अ फैक्ट, उस देश में भी, उस देश में भी, दुनिया भर में भी। तो इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आज हम कहें कि 2-2.25 करोड़ हैं, तो क्या इसका 10 गुना है या 15 गुना है, कोई नंबर आ जाए, इट डजंट बॉदर, इट्स ओके, इट ओनली शोज पॉसिबली a larger universe of our people has been infected, and we have to keep that in mind while we are planning our strategy, when we are looking at what it means for future so-called herd immunity issues and so on and so forth, and vulnerable population। उसको हमने इस्तेमाल यहाँ से भी किया इस मंच से, कि सीरो सर्वे कहता है
कि अभी आप 24% कवर हुए हो, 3/4 ऑफ आर इफेक्ट. सो इट गाइड्स साइंटिफिक डिस्कोर्स. सो देयर इज नो प्रॉब्लम कि कोई कहे कि अब 25 गुना में हो गया है, सो व्हाट, नो प्रॉब्लम. Problem arises in this analysis when a certain number is thrown as a mortality rate out of that infection. अगर हम अपने सीरो सर्वे पे जाते हैं तो इन्फेक्शन रिलेटेड मोर्टेलिटी इज 0.05%. एक्चुअल मोर्टेलिटी 1.1%, जो आप रोज सुनते हो इस डेटा से. 0.05 अगर हम इन्फेक्शन ले टोटल रिपोर्टेड केसेस में से लें तो लव जैसे बताते हैं हर बार 1.1%. ठीक है, लेकिन जब उसको एक बिना सोचे समझे कोई नंबर अटैच कर दिया जाता है, हमारा नंबर क्या आया 0.05, ये क्या ले रहे हैं 0.3% मान लीजिए, 6 गुना. क्यों, किस बेस पे, ऑन व्हाट बेसिस हैव यू डिसाइडेड दैट इट इज 0.3% ऑफ दैट लार्ज इन्फेक्शन यूनिवर्स? नो बेसिस एट ऑल. 5 people get together, make phone calls to each other, and then they throw this number. That's how this report has been generated. Experts ने कहा कि ये 0.3 है, फिर और एक्सपर्ट ने कह दिया 0.6 है, वो 12 गुना कर दिया. जहां सीरोलॉजी का सर्वे 26% सूट कर रहा था उसको वहां छोड़ दिया, लेकिन वहां इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट हमारी टीम कहती है 0.5 है, ये लेके उसको 12 गुना कर रहे हैं. दिस इज वेयर द फ्लॉ इज. सो इन्फेक्शन होने में कोई खराबी नहीं. हमारी डेथ रिपोर्ट हो रही है, सिस्टम बताया गया, एसआरएस का सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन है, वो कहीं नहीं गया. आपके सामने वो नंबर आ जाएंगे जैसे जैसे वो कोलेट होते हैं. और हो सकता है कहीं पे कोई लेट रिपोर्टिंग हो जाए. इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतना बड़ा आंकड़ों में फर्क होना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ना ये किसी की इंटेंट है, ना किसी राज्य की, ना किसी सरकार की. लेकिन इस रिपोर्ट में अपने तरीके से ही 12 गुना बना दिया और उसको दिखा के आप कितने मिलियन लिख लो. अगर मैं ही वो चीज न्यूयॉर्क पे लागू करूं 3 गुना, तो उनकी डेथ्स 16,000 मई के पीरियड में, और खुश हो रहे हैं कि हमारी मोर्टेलिटी जो है 0.97% इन्फेक्शन की है. मैं 3 गुना करता हूं तो 50,000 डेथ है, मैं 6 गुना करता हूं तो 90,000 डेथ है, और 12 गुना करता हूं तो 1,75,000 डेथ है. पर ये वो नहीं कहते, वो अपना 16,000 ही कहते हैं. मेरे कहने का मतलब यह है कि ये डिस्टॉर्टेड एस्टिमेट कुछ लोगों ने बैठ के मोर्टेलिटी वाले पार्ट पे इन्फेक्शन के लिए सीरोलॉजी का हमारा ही डेटा इस्तेमाल किया है, वो भी जनवरी दिसंबर वाला. वेदर इट अप्लाइज टुडे वी डोंट नो, बट फिर भी मान सकते हैं कि चलो ऑलवेज देयर इज अ फैक्टर कंफर्म केसेस वर्सेस द टोटल यूनिवर्स. इसमें एक नंबर का अनुपात होगा और वो भी डायनामिक होगा. शुरुआत में ये अनुपात 100 का भी था जब अर्ली स्टेज थी, टेस्टिंग हमारी कम थी, बाद में 13 गुना हुआ, अब 26 गुना है. वी डोंट नो व्हाट दैट नंबर इज, लेकिन उसको होने से फर्क नहीं है. बट ऑन व्हाट बेसिस दिस ग्रुप पुल्स आउट इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट ऑफ 0.3 एक सिनेरियो, 0.15 एक सिनेरियो, 0.6 एक सिनेरियो, क्यों, किस बेस पे? That is a flaw in this. This is just an assumption and a feeling of some people, and therefore this is something which should have been not published, particularly in so-called prestigious publication, newspaper. I submit that we have a strong mortality tracking system which has stood the test of time. Our sample registration system, CRS, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज रिस्पेक्टेड द वर्ल्ड ओवर, और उसमें डेटा ट्रैकिंग होती है, उसको सामने आने दीजिए. उसमें एनालिसिस भी होते हैं, एडजस्टमेंट भी होती है, कोई डेटा बाद में आता है, क्लियर होता है, वो सब कुछ ठीक है. और ये भी हो सकता है कि कोई डेथ्स ऐसी हुई हो कि टेस्ट नहीं हो पाया, ये भी संभव है. एडजस्टमेंट कैन बी देयर. लेकिन इस तरह से outrageous factor suddenly theoretical लेके आना without any basis, without any data from the ground, just on the basis of assumptions that 5 people sit together, make phone call and hold a virtual meeting, perhaps that's what they did, is not right and not fair. And we नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता.
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।